हाय, एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अमित। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर 1 का चैप्टर ए यूनिट 1 में आता है। इसका चैप्टर का नाम हमारा है फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 1 मैथ क्लास 12 का है और यह यूनिट 1 के अंदर आता है। अगर इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर से हमें 10 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यह टॉपिक्स बहुत ही सिंपल है, चुने हुए क्वेश्चन आएंगे इसमें। और हम इस क्वेश्चन में सिर्फ जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले के हिसाब से इसमें कुछ डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को पढ़ करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर से अगर थ्योरी अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेसिक क्वेश्चन आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तब तो इसमें हमको टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और 3 टॉपिक्स में हम आज इस टॉपिक्स में ये सब एक एक लिख लेंगे कि संबंध होता क्या है। तो आइए हम चलते हैं, संबंध की बात करते हैं। तो संबंध का मतलब ही होता है कि संबंध किसी भी दो चीज़ों में हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तु अगर एक अकेले तो अपने खुद का एक संबंध बना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब भी संबंध अगर होता है तो संबंध की अगर हम बात करते हैं तो संबंध हमेशा दो लोगों के बीच में होता है या फिर दो वस्तुओं के बीच में होती है। जिसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि राम राजेश के पिता हैं, दूसरा पी क्यू ए बी के समांतर है, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल से अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम राजेश के पिता हैं। इसका मतलब राम और राजेश के बीच में क्या है, संबंध है। और यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि राम और राजेश एक दूसरे से संबंधित है और वो भी किसके रूप में, पिता के रूप में, और एक इनका बेटा के रूप में है। तो इन दोनों में एक संबंध स्थापित हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर राम की अगर बात करें तो राम अकेले अपना खुद संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो संबंध का मतलब ही होता है कि जब किसी दो वस्तुओं या फिर कोई दो नंबर हो या फिर कोई ग्रुप हो, इन चीज़ों में क्या होता है, एक संबंध होता है। और उसी संबंध को आज हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर एक दूसरा एग्जांपल अगर नीचे अगर देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी क्यू ए बी का क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब रेखा ए बी भी हो सकता है, रेखा ए बी हो या फिर रेखा पी क्यू हो, आपस में दोनों क्या है, समांतर है। अगर इसको देखा जाए एक रेखा ही हो गया और एक रेखा ही हो गया, दोनों आपस में समांतर है। यही दोनों रेखा में के बीच में क्या है, एक संबंध है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो अगर एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। समुच्चय ए यानी इसको इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए यानी समुच्चय का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ का ग्रुप, चाहे वो नंबर का ग्रुप हो या फिर किसी वस्तु का ग्रुप हो या फिर किसी एक कैटेगरी का कोई एनिमल्स का ग्रुप हो किसी दूसरे एनिमल्स के साथ हो। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सेट नंबर का ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक सेट है जिसका इसके अंदर हम लोग नंबर ए है 1 2 3 और एक समुच्चय बी है जिसके अंदर हमारा नंबर आएगा 7 8 9। ये दो हमारे पास समुच्चय हैं और इन समुच्चयों को हम लोग क्या करेंगे, हमने दो ग्रुप के साथ इसको डिफाइन किया हुआ है कि मान लेते हैं कि समुच्चय ए में 1 2 3 है और समुच्चय बी में 7 8 7 8 9 यहाँ पे कंपोनेंट है और इसके अवयव कहा जाएगा इसको। अगर मान लीजिए अगर बात करते हैं कि ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं और इसके अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3। और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, 7 8 9। इसका मतलब ये होगा इसके 3 अवयव हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन वेरीफाई करना है, यानी रिलेशन स्थापित करना है। और यह रिलेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो प्लस करके कह सकते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं या फिर माइनस के रूप में कर सकते हैं। लेकिन हमको एक संबंध स्थापित करके हमको इसमें दिखाना है कि एक्चुअली में संबंध है क्या, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अगर आएगा जैसे, तो आपको अगर क्वेश्चन अगर आएंगे इसमें तो आपको रिलेशन देकर आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए जैसे 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे 7 है। एक अवयव ए है 1 और एक अवयव यहाँ पे 7 है। तो अगर एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए b इज इक्वल टू ए माइनस के ए प्लस 5, एक संबंध है। इनके अवयव और इनके अवयव के बीच में क्या है, संबंध स्थापित हो गया कि अगर यहाँ पे अगर b इज इक्वल टू ए प्लस 5 है, यहाँ पे ए और b क्या है, समुच्चय ए के अवयवों को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। और बी यहाँ पे क्या है, समुच्चय बी के अवयवों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे बी लिखा हुआ है।
अब देखो ए का मान हम लोग 1 2 3 अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 ही अवयव हैं, और बी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और जो वी ई डिफाइन करेगा कि समुच्चय बी में जो अवयव हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1। अब जैसे इस रिलेशन को हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अल्फा रिलेशन होता है, और r क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि रिलेशन के बीच में अगर ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि a और b आपस में क्या है, एक रिलेटिव हैं किसी एक कंडीशन के तहत। अब अगर हम बात करते हैं a की अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना फाइंड आउट होगा, a इज इक्वल टू 1 पे b की वैल्यू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। इसका मतलब कि a की वैल्यू अगर a रखेंगे तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 6। इसका मतलब हमके पास अवयव कितना मिला 1 6, कितना मिल गया 1 6। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं 2, तो हमको v का वैल्यू कितना मिलेगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7। तो इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि 2 और 7। अगर हम बात करें तो अगर जैसे ही हमने a का वैल्यू 2 रखा तो हमको b का अवयव एक प्राप्त हुआ 7, यानी 7। इसका मतलब है कि 1 6 इस दिए हुए समुच्चय का अवयव नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 7 हमको अगर मिल रहा है, इसका मतलब है कि a पर 2 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो v की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो इसका मतलब b में वो समुच्चय यानी अवयव है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 7 एक दूसरे से संबंधित हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर किसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर किसी दो ग्रुप यानी समुच्चय में अगर हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो किसी एक रिलेटिव फंक्शन हमको दिया रहेगा, उसी रिलेटिव फंक्शन के तहत हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि दोनों में संबंध है या नहीं। इसी तरीके से अगर हम a की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। हमको फिर से एक रेशियो मिल गया 3 प्लस 8 का, जो कि इस बात को वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 7 और 3 8 इस संबंध को वेरीफाई कर रहे हैं, परंतु 1 और 6 इस संबंध को वेरीफाई नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी दिए हुए समुच्चय को हम लोग एक रिलेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने संबंध के बारे में पूरा फिनिश कर लिया। संबंध के बारे में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, संबंध के प्रकार। संबंध में 2 प्रकार के होते हैं। संबंध कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट रिक्त संबंध, और दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, एक होता है रिक्त संबंध, दूसरा होता है सार्वत्रिक। ठीक है, तो सार्वत्रिक संबंध का मतलब और रिक्त संबंध का मतलब दोनों चीज़ें हैं, और दोनों को बहुत छोटे चीज़ से पढ़ा जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हमने एक समुच्चय ले लिया, और रिक्त का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एक दूसरे से संबंध कोई स्थापित न कर रहा हो, तो उसे हम लोग रिक्त संबंध। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ अवयव है 1 2 3 4, ये हमारा एक ठो सेट हो गया, और यह सेट, ठीक है, अगर हम इसको वेरीफाई किया जाए, और रिक्त संबंध में रिक्त संबंध में क्या होता है कि इसमें ए के जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये आपस में कोई संबंध ही नहीं दिखाता है। कोई भी एक एलिमेंट इसमें से दूसरे एलिमेंट से कोई भी संबंध इसमें कोई शो नहीं करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह कौन सा संबंध है, रिक्त संबंध है। कौन संबंध, रिक्त संबंध। जैसे मान लेते हैं कि a बराबर b माइनस के 10, a बराबर कितना हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया b माइनस के 10। अगर यहाँ पे देखा जाए एक ऐसे हो गया, और फिर दूसरे का अगर रेशियो अगर देखा जाए a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 10। दोनों से कोई अगर कर लें तो इसको हम लोग रिक्त संबंध कैसे स्थापित करेंगे, बात देख लीजिए। मान लेते हैं कि अगर हम a और b बराबर इक्वल टू 10 हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 1 ले रहे हैं, और b हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और 2 में से 1, ठीक है, और 2 में से 1 अगर जाएगा या फिर 1 में से 2 जाएगा, तो कोई भी 10 के बराबर वैल्यू नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो सकती, या फिर कोई सा भी अगर हम वैल्यू अगर a और a कोई भी एलिमेंट ले, जैसे 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा,
3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो भी 2 बचेगा। इसका मतलब है कि 10 कभी आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एलिमेंट, जो ए हमारा सेट है, यह रिक्त संबंध प्रदर्शित करता है किसी आर से, जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 5, ठीक है, और नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर हमारा यहाँ पे कौन सा समुच्चय हो गया, 5। इसका मतलब 5 का मतलब होता है कि इम्पटी संबंध, इसका मतलब रिक्त संबंध इसे शो कर रहा है, ठीक है। रिक्त संबंध का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी हमको सेट दिया हो और उसमें प्रत्येक अवयव आपस में किसी भी प्रकार का रिलेशन न अगर शो करे तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा रिक्त संबंध। जैसे हमने एक कंडीशन को हमने फॉलो किया, उसी तरीके से होता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है कि जो भी हमारा सेट दिया रहेगा, इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट आपस में क्या करेगा, एक रिलेशन शो करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियता है। अब जैसे मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ए और बी लिख दिया, और दोनों में और हमने यहाँ पे लिख दिया ए और बी, इनका अंतर 3 के बराबर होना चाहिए, या फिर 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू 3, इसका a माइनस बी इज इक्वल टू 3, आगे हमने लिख भी दिया है कि 3 से कम होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखें, किसी को भी एक दूसरे से अगर घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, ये भी 3 से कम है। 3 में से 2 गया 1, ये भी 1 से कम है। 4 में से अगर 2 घटाया जाएगा तो 2 आएगा, ये भी 3 से कम है। इसका मतलब ये कि ये क्या कर रहा है, आपस में रिलेशन शो कर रहा है ए का ए। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमको फंक्शन आर डिफाइन किया गया था, इस सारी वैल्यू हमको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ए आपस में एक रिलेशन शो कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ये होगा हमारा रिक्त संबंध और ये हो गया हमारा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में यही होता है कि सारे एलिमेंट आपस में, ए के जितने भी एलिमेंट हुए हों, सब आपस में एक दूसरे से क्या हो, रिलेट हो, अलग अलग न हो, सब आपस में एक संबंध स्थापित करें, तो इसे हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, और इस संबंध को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, और सेकेंड होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। ये 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 सेट में हम लोग इसको संबंध हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और इन तरीके, जिसे मान लेते हैं कि और ए और बी आपस में अगर, एक छोटा सा तरीका, इसको रोस्टर मेथड हम लोग कहते हैं। रोस्टर मेथड में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं कि अगर ए और बी आपस में अगर कोई रिलेशन शो करता है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी। इसको हम लोग इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं भी ए आर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ए और आर आपस में क्या है, संबंधित हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करें, आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कामा बी, ए और बी, ए बी का अंतर 3 से कम हो। अगर इस कंडीशन को अगर फॉलो किया जाए तो इसका मतलब कि आर एक्स रिलेशन शो कर ही रहा था ए और ए में, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आर बी, इसका मतलब ये हो गया कि ए के जितने भी एलिमेंट है आर से परिभाषित हैं, और आर से जब अगर परिभाषित रहेगा तो इसका मतलब यह हो गया कि यह सार्वत्रिक संबंध शो कर रहा है। तो अब इस रोस्टर मेथड इसको कहा जाता है, और इसी तरीके से अगर रिप्रेजेंट है तो इसको हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा तुल्यता संबंध।
एक आता है हमारे इसके बाद तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है कि जब हम एक सेट का किसी दूसरे सेट से अगर कोई रिलेशन शो कराते हैं तो उसका एक मेथड होता है जिसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता का मतलब होता है कंपैरिजन करना कि इसकी इससे क्या कंपैरिजन है, इसमें क्या कोई कॉमन है, क्या संबंध है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो तुल्यता संबंध को स्टडी करने के लिए हमें तीन चीज़ों का जानना बहुत जरूरी है। पहला फर्स्ट इसमें कंडीशन आता है हमारा, इसमें तीन चीज़ें आती हैं तुल्यता संबंध। अगर तीनों चीज़ें अगर किसी दो सेट में अगर हमको वेरीफाई करना होगा कि यह तुल्य हैं, तो हमको ये तीन चीज़ें, तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह तुल्य इसके है। अगर तीनों चीज़ें अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो हम लोग कहेंगे इसका तुल्य सा संबंध नहीं है। तो पहला अगर ध्यान से देखा जाए तो स्वतुल्य, दूसरा होता है सममित, और तीसरा होता है संक्रामक। बड़ी ध्यान से इसको समझना, क्योंकि पेपर में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पेपर में इससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीन ट्रिक है और तीनों का एक एक कंडीशन बस याद रखना है, और क्वेश्चन इसी से डायरेक्टली आएंगे। बस बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है और हमें किस प्रकार की कंडीशन इसमें रखनी है और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बस इसको अब हम लोग इस तीनों टॉपिक को एक 3-4 उदाहरण लिखेंगे और 3-4 उदाहरण को लेकर सॉल्व किया जाएगा कि कैसे तीनों को वेरीफाई किया, क्योंकि बोर्ड के पेपर में समझ लीजिए कि इसका क्वेश्चन कन्फर्म आना है। कोई भी अगर एग्जाम प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लीजिए, जैसे सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का मिल जाएगा और बाकी 4 नंबर क्वेश्चन या फिर 2 नंबर में दे सकता है। तो इसको हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम स्वतुल्य की बात करें, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है कि अगर किसी भी सेट का हर एलिमेंट अपने खुद के एलिमेंट के बराबर हो या फिर उसकी जो भी परिभाषित आर से हो, उसको अगर अवयव शो कर रहा है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए एलिमेंट ऑफ ए समुच्चय का एक एलिमेंट है, ए है, और यही एलिमेंट जैसे ए का एक पार्ट है, ठीक है, एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब अगर कोई सिर्फ स्वतुल्य होगा तो इसको ऐसे रिपीट, ए एलिमेंट ऑफ आर, एक कंडीशन है। मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई आर रिलेसिव है और ए से परिभाषित है, यानी कि सेट ए पर परिभाषित है, तो अगर हमको चेक करना होगा कि स्वतुल्य है या नहीं, स्वतुल्य यानी अपने खुद का तुल्य, यानी अपने से कंपैरिजन करना, जैसे हम अपनी खुद तुलना कर रहे हैं तो हमारा गुण हमारे अंदर खुद मिलेगा तब ना उसको स्वतुल्य कहेंगे। अगर हमारी क्वालिटी अगर हमसे नहीं मैच कर रही है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं हो पाएगा। स्वतुल्य होने का कंडीशन क्या है कि उस सेट का एक एलिमेंट खुद में अपना हो और आर से परिभाषित होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसका कंडीशन हमको याद कर लेना है, ए और वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, आर से, यानी आर से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा होता है सममित। सममित को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि सममित, यानी कि बराबर होने चाहिए। और ये देखो इसका कंडीशन क्या रखना है, याद करना है, ए एलिमेंट A1 A2 एलिमेंट ऑफ ए, यानी A1 और A2 ए का पार्ट होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। और इसकी कंडीशन क्या है, A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर एंड A2 और A1 एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब है कि ये दोनों अगर परिभाषित हो गए आर से, यानी आर के जो भी डेटा दिया रहेगा उसमें अगर मैच कर गया तो हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है, ठीक है। तो पहला स्वतुल्य कंडीशन समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारा कंडीशन है सिमेट्री एंड सममित का, A1 A2 और A2 A1 का कंडीशन हमारा। थर्ड यहाँ पे अगर हम देखें संक्रामक का, तो संक्रामक का होता है मतलब ट्रांजिटिव, इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव। इसका कंडीशन हमको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्योंकि ट्रांजिटिव यानी संक्रामक का मतलब भी होता है कि स्वतुल्य और सममित दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि स्वतुल्य है और सममित फंक्शन है, तो इन दोनों को अगर कवर कर लिया जाए तो संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक। अगर इस बात की कंडीशन अगर देखा जाए तो A1 A2 A3 ए एलिमेंट किसके होना चाहिए, ए के, ए का सेट होना चाहिए
और एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो ए का सेट होना चाहिए A1 A2 A3, और इसकी कंडीशन क्या है, A1 A2, ये एलिमेंट किसका होना चाहिए, आर से, यानी आर से क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, A2 और A3 ये भी हमारा आर से परिभाषित होना चाहिए। और सेकेंड थर्ड इसका कंडीशन है A1 और A3, यह भी हमारा क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर हमको पता रहेगी तो हम पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह संक्रामक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेंगे सारे चीज़ कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको ये तीन कंडीशन बस क्या करना है, याद करने हैं। ठीक है, और इसका नोट्स PDF मैं आपको अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन SS कोचिंग सेंटर पे आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो आपको अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। इसका वैसे मैं PDF जो भी मैं बोर्ड पे यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, सारा PDF आपको वहाँ पे SS कोचिंग सेंटर PDF एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर किसी भी दो फंक्शन में अगर हमको तुल्यता संबंध रिप्रेजेंट करना होगा तो तीन चीज़ों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं तीनों चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन स्वतुल्य है, कौन सम्मित है और कौन संक्रामक है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर पता होंगी तभी हम जा करके किसी भी फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि तुल्य है और नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, तो PDF में आपको भेज दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं और कंडीशन आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अगर एक लेंगे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 अगर यहाँ पे ले मान लेते हैं कि कोई एक सेट A है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और एक और 4 है, और यहाँ पे R हमको दे रखा है, R हमको वेरीफाई किया हुआ है 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1। एक क्वेश्चन मैं बुक से ही ले रहा हूँ, तो आपके क्वेश्चन ही बुक में मिल जाएगा। 2 1 2 2 3 3 और 4 4। ठीक है, हमको एक सेट A दिया हुआ है और एक R दिया हुआ है, और हमको ही इसमें चेक करना है कि स्वतुल्य है या नहीं, स्वतुल्य है, संगमित और संक्रामक, ये तीनों चीज़ें हमको कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन आपको पता ही होगा, और कंडीशन आप इसको लिख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करते रहेंगे कि कैसे ये स्वतुल्य है, कैसे यह संगमित है और यह कैसे संक्रामक है। ठीक है, तो हमको एक सेट दे दिया है A और R दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कंडीशन देखा जाए स्वतुल्य का, पहला कंडीशन हमारा क्या है, स्वतुल्य। और यह पेपर में आपके तो बोर्ड में आने वाला ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसको यहीं पे आज रफा दफा कर दिया जाएगा, यानी कि सीख लिया जाएगा स्वतुल्य क्या होता है। तो स्वतुल्य का कंडीशन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, A, एलिमेंट ऑफ R, A, एलिमेंट ऑफ R। इसका मतलब है कि एक कोई पहले तत्व ले लेते हैं और खुद अपना, अगर अपना खुद हो नंबर 1 की सेम, जैसे मान लेते हैं कि A बराबर कितना हमारा हो गया, A हो गया, यहाँ पे A बराबर कितना हो गया, 1। तो इस कंडीशन के हिसाब से रखेंगे तो 1, 1 हो गया, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। हर अपना एलिमेंट खुद अपने एलिमेंट में है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चारों क्या इसमें R में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो हमको दिया हुआ मैच कराते हैं, मिलेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं मिले। 1 1 मैच कर गया, इसका मतलब हम इसके आगे लिख देंगे एलिमेंट ऑफ R। ध्यान से इसको समझते रहिएगा कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है, ध्यान। ठीक है,
और ये भी अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को या फिर अपने फ्रेंड्स जितने में उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला मिल गया हमको। अब दूसरा अगर ध्यान से अगर देखा जाएगा 2 2 2 2 है इसमें, एकदम बिल्कुल है, ये भी एलिमेंट ऑफ आर कर दिया जाएगा। 3 3 यह भी बिल्कुल मिल रहा है, एलिमेंट ऑफ आर है। 4 4 यह भी बिल्कुल मिल रहा है, एलिमेंट ऑफ आर। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो स्वतुल्य का कंडीशन जो ए कामा ए था, ये पूरी तरीके से परिभाषित है किससे, आर से। इसका मतलब हम कह देंगे कि आर क्या है, स्वतुल्य है। आर क्या है, स्वतुल्य है। आर का जितना भी इसमें फंक्शन दिया हुआ है सब ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आर क्या है, स्वतुल्य है। सेकेंड अब चेक करने की बारी आ गई, सममित। सममित का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, जो भी पेपर में आए कंडीशन याद रखा करिए और एकदम बारीकी से एकदम कंडीशन पहले लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सभी अगर मैच कर गए तो ठीक है, कर देंगे। और अगर इस तरह से पैटर्न वाइज अगर आप एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा कि पेपर में कोई दिक्कत आप करके आएंगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सिमेट्री अगर चेक करना होगा, अगर सिमेट्री चेक करने का कंडीशन ऑलरेडी वी हैव रीड अबाउट द सिमेट्री। हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम कंडीशन इसका यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका कंडीशन क्या था, A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर एंड A2 A1 आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन अगर हम ध्यान से अगर देखा जाए तो यही कंडीशन था। और अगर आप इसके शॉर्ट लिए हुए हैं तो फिर ठीक है, मैं तो आप कंडीशन देख ही लीजिए। यहाँ पे A1 और A2 आर से परिभाषित होना चाहिए या फिर आर A1 और A2 से परिभाषित होना चाहिए, उसको मैच करना चाहिए। और इसका ठीक अपोजिट यानी A2 और A1 भी क्या होना चाहिए, इसका मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल कंडीशन हो जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि सबमिट भी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है, चेक करते हैं। यहाँ पर अगर A1 का मान 1 ले लेते हैं और A2 का मान 2 ले लेते हैं तो 1 2 एलिमेंट ऑफ आर। चेक करते हैं आर वाले में दिया है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। आर में दिया 1 2, एकदम बिल्कुल मैच कर गया। तो मैच कर गया तो यानी एलिमेंट ऑफ आर मिल गया, एकदम बिल्कुल बात सही मिल गया। अब दूसरा क्या देते हैं, A2 और A1 यानी कि इसका उल्टा 2 1 एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 1 दिया, एकदम बिल्कुल ये भी मैच कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 और 2 1 दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि यह सममित भी है। क्या है, सममित। ध्यान से समझते हैं कि इसको कैसे पैटर्न को सॉल्व किया जा रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से पैटर्न सॉल्व किए जाएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे सोच पा रहे हैं। वैसे इसका सोल्यूशन भी हम वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे इसको यहाँ पे लिख देंगे, अतः सममित भी है। क्या है, सममित। लास्ट हमारा बचता है लास्ट हमारा यहाँ पे क्या बचाएगा, थर्ड वाला संक्रामक। क्या बचेगा, संक्रामक। संक्रामक यहाँ पे कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि संक्रामक की कंडीशन क्या होती है। संक्रामक कंडीशन होता है A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर से परिभाषित होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन A2 A3 परिभाषित होना चाहिए आर से, और A1 A3 ये भी परिभाषित होना चाहिए किससे, आर से। माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए और इसको आराम से समझने की कोशिश करिए कि सारा कंडीशन हमारा सिर्फ किस पे निर्भर करेगा, कंडीशन पे। अगर कंडीशन आपको लर्न होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ना हो तो आप जब भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो आप चैप्टर वाइज क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले लिख लीजिए और उसी फॉर्मूले को बार बार रिवीजन करते रहिए, तो अभी जाके आपको समझ आएंगे। क्योंकि टोटल हमको 13 चैप्टर पढ़ने हैं और 13 चैप्टर का सारे फॉर्मूले याद करना तो है नहीं। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, कोशिश की जाएगा कि जितने भी 13 चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं इसको आप हर एक पन्ने पे इसको एक जगह समराइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंटर की पढ़ाई हमको ऐसे ही करनी होगी। ठीक है, तो बस रखना चालू करते हैं। 1 2 यानी 1 2 यहाँ पे पहला कंडीशन है। 1 2 तो मैच हमारा कर ही रहा है, एलिमेंट ऑफ आर 1 2 मिल गया है। ठीक है, अब 2 3 A1 और A2 और यहाँ पे 2 3 यहाँ पे देख लिया जाए। ठीक है, 2 3 एलिमेंट ऑफ आर। थर्ड क्या है, 1 3 1 और 3
यानी 1,3 एलिमेंट ऑफ आर। अब तीनों को चेक किया जाए कि ये है कि नहीं, अगर हो जाएगा तो संक्रामक भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना अपना। 1 2 मिल ही रहा है तो इसका मतलब ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 3 इसमें मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, यानी कि नॉट एलिमेंट ऑफ आर। और लास्ट का बचेगा 1 3, 1 3 भी इसमें कहीं नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अभी नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्या है, नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। हमको इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। और इसी के साथ हम लोग दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, उससे भी आपको कन्फ्यूजन होने, यानी इस कंडीशन से हमको ये पता चल गया कि जो आर है सेट ए से स्वतुल्य तो है, यानी कि सब एक एलिमेंट अपना आप में रिलेशन दिखा रहा है। सेकेंड सममित भी है, ठीक है, कंडीशन वो भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे थर्ड क्या है, संक्रामक है। अगर संक्रामक में दो कंडीशन अगर मैच कर रहा है, तीसरी कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब संक्रामक नहीं होना, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी आवश्यक है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है फलन, उसको भी हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बेसिक देख लिया जाए इसका। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में तो हमको ए का वैल्यू और आर का वैल्यू दे रखा था, लेकिन अगर हमको कंडीशन दे के दिए, कंडीशन अगर देते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि सम्मित है, सॉलिड नहीं है, क्योंकि 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। और बाकी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके, स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ना है और पढ़ करके थोड़ा सा समझना होगा, बाकी सब आसान होगा। सेम कंडीशन वही होगी। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 40, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ए है जो 1 2 3 4 5 14 तक इसमें एलिमेंट है, और जो भी कंडीशन हमको एक आर का यहाँ से मैं वैल्यू ना दे करके हमको कंडीशन दिया हुआ है x, y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमको कंडीशन दे रखा है और इसमें ये चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। हमको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। और अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करने के। अब जिसको पहले वाले क्वेश्चन में ए का मान दिया था और आर का भी मान दिया था तो बहुत आसान था, फटाफट हम उसमें मैचिंग कर ले रहे थे, क्या था। लेकिन इसमें हमको ए की वैल्यू तो दिया हुआ है लेकिन आर को डिफाइन नहीं किया हुआ, आर को स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन किया हुआ है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन इसमें डिफिकल्ट होने की कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, आर का फंक्शन यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, ये एक हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 का मान रखेंगे और y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और ध्यान रखना है कि x या y दोनों की वैल्यू इस एक के सेट के ही अंदर आएगा, और इस सेट की लिमिट क्या है 1 से लेकर 14 तक, यानी कि न y की वैल्यू 14 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रखने की कोशिश करते हैं। r इज इक्वल टू एक्स का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान 3 कम 3 हो जाएगा, y का मान अगर 2 रखेंगे, सॉरी x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 6, और अगर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 9, अगर x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 4 3 12, अब अगर x का मान अगर 5 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको 14 से वैल्यू इसकी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। 14 से पहले होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अब ध्यान से देखें, आर हमारा डिफाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे आर स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ था, अब हम इस आर को अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने स्टेटमेंट लिख लिया।
अब तो बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ मैच ही कराना है स्वतुल्य सम कंडीशन का। पहला कंडीशन इसमें हम लिख देंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य का कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि खुद का एलिमेंट खुद में होना चाहिए। ए एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो इसका मतलब ही हो गया कि अगर हम मैचिंग कराते हैं मिल जाए तो ठीक है। ए कमान 1, 1 एलिमेंट, 2, 2 एलिमेंट। अगर ध्यान से अगर देखा जाए कि 1, 1 कहीं है ही नहीं इसमें आर में, इसका मतलब पक्का है कि इसका एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब है स्वतुल्य नहीं। एक भी कोई मैच करके नहीं मैच कर रहा ना, 1, 1, 2, 2 खुद इसमें कोई भी एलिमेंट खुद का अपना है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, पहला कंडीशन एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। देख लो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है खुद के एलिमेंट का, इसका मतलब है कि नहीं है, तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। दूसरा अगर कंडीशन देखा है सममित, सममित का कंडीशन क्या है, A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, और A2 A1 एलिमेंट ऑफ आर। अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो A1 का मान यहाँ हमारे यहाँ 1 है और 2 का मान यहाँ पे कितना है 3। अगर हम A1 का मान अगर 1 रखे थे तो y का मान कितना है 3 आया था, यानी A2 हमारा 3 हो जाएगा। ये एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं, A1 3 तो मैच कर गया, इसका मतलब है। अब इसका ठीक अपोजिट देखा जाए, A2 3 और A1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 एलिमेंट ऑफ आर। 1 3 इसमें है, मैच कर गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 3 और 1 एलिमेंट ऑफ आर इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब कि नॉट एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ही कहेंगे कि यह तो सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि सममित ही नहीं है। अब तीसरी कंडीशन अगर हमको चेक करने की बारी अगर आ जाएगी, तीसरी कंडीशन क्या है, संक्रामक। संक्रामक कंडीशन पता होनी चाहिए आपको कि A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर, A2 A3 एलिमेंट ऑफ आर एंड A1 A3 एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। यानी अगर तीनों कंडीशन अगर ये फुलफिल आपको कर रहा है, जैसे A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, A2 A3 एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, A1 A3 एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, अगर तीनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करा दिए तो इसका मतलब ये संक्रामक हो जाएगा। नहीं होगा तो बोल देंगे कि नहीं होगा, टेंशन की बात क्या, लिख देते हैं भैया। A1 और A2 कहाँ इसमें दिख रहा है, 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, ये तो है मैच कर गया, ये 1 3 मैच कर गया यहाँ पे। A1 इज इक्वल टू 1 और A2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा का है A2 A3, तो A2 का अगर मान 3 है तो 3 रखेंगे, और जैसे 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या ना 3 दिल्ली के 9, 3 9 हो जाएगा एलिमेंट ऑफ आर, ये भी बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है ना। ध्यान से समझना है यहाँ पे A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर है, A1 3 मिल ही रहा है। अब A2 का मान यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 3x का मान है तो y का मान कितना हो जाएगा 9, तो A2 और A3 का मान 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा 1 एलिमेंट ऑफ 3, तो अगर यहाँ पे A1 का मान 1 है और A3 का मान अभी कितना निकला 9 9 हो गया, 1 और 9 कहीं इसमें मैच कर रहा है नहीं, इसका मतलब है कि ई एलिमेंट ऑफ आर नॉट है, ई मैच नहीं किया, तो हम कह देंगे कि यह संक्रामक नहीं है, ठीक है, यह संक्रामक नहीं है। तीनों कंडीशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने इसी कंडीशन को पहले भी लिखा था विदाउट स्टेटमेंट का, लेकिन ई स्टेटमेंट के साथ है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट के रूप में अगर लिखा होगा तो सबसे पहले हम इसको आर की वैल्यू निकालेंगे और आर की वैल्यू निकाल करके तीनों का कंडीशन लिखेंगे और आराम से बिना किसी झिकझिक टेंशन के फटाफट इसका कंडीशन लिख करके वेरीफाई कर देंगे कि संक्रामक है या सम्मित है कि नहीं। तो आज का पूरी तरीके से हमारा एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जिसका आज हम लोग पढ़ें संबंध। अब सेकेंड पार्ट जो आएगा हमारा आएगा फलन, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन कर लीजिए और इसका आपका PDF नोट्स आपके एप्लीकेशन हमारे
एसएस कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। अगर आप नहीं है तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके साथ पर डे एक एक टॉपिक्स मैथ का लेकर आएंगे और एग्जाम तक सारे हम लोग पॉइंट को क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कम से कम अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, थैंक यू।